we should know what is the nationalism. Indian nationalism refers to the many underlying forces that molded the Indian independence movement and strongly continue to influence the politics of India, as well as being the heart of many contrasting ideologies that have caused ethnic and religious conflict in India's society. Indian nationalism often imbibes the consciousness of Indian that prior to 1947, तो हमने देखा कि जो इंडियन नेशनलिज्म है उसका जो मायने है बहुत ब्रॉड है। इंडियन इंडिपेंडेंस मोमेंट हुआ, वो किसके वजह से हुआ? नेशनलिज्म के वजह से हुआ। इसके अलावा जो पॉलिटिक्स, इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी जिसमें चेंजेज आया वो नेशनलिज्म था। हमारे रिलीजियस में जो कन्फ्लिक्ट के बाद एक सोसाइटी बना, जो एक कॉमन सोसाइटी बनाने की कोशिश हुई, वो नेशनलिज्म था। तो ये सब सारे जो हम अपने देश के बारे में सोचते हैं और देश के हित के बारे में सोचते हैं, और उस सोचने के बाद जो हमारे अंदर एक इमोशन प्रोड्यूस होता है, उस इमोशन को ही नेशनलिज्म बोलते हैं। और इसी नेशनलिज्म के वजह से हमारा कंट्री 1947 में आज़ाद हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। अभी जो ये नेशनलिज्म हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हुआ, अचानक पैदा हुआ और हम लोग आज़ादी के बारे में सोचने लगे, इसके पीछे कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ, इसके वजह से जो इकोनॉमिक क्रिएट हुआ, जो पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में क्रिएट हुआ, उसके वजह से हमारे कंट्री 1947 में स्वतंत्र हो पाई थी। तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके वजह से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में क्या थी। द ब्रिटिश imposed war expenditure on India. Income tax was introduced, customs duties were raised, prices of essential goods doubled during the war period, forced recruitment was made into the British Indian Army, crop failures resulted in shortage of food, materials, influence, epidemics spread in many parts of India, millions of people lost their lives. अभी अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, अदरवाइज आपके एग्ज़ाम में आता है व्हाट वाज द सिचुएशन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इन दैट सिचुएशन यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। तो उस समय हुआ क्या, जैसे ही वार वार 1914 से 1918 तक वार हुआ, उसके बीच में और उसके बाद जो इकोनॉमिक कंडीशन थी ब्रिटिश की वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। तो उसको गेन करने के लिए, उस पैसे को, उस रेवेन्यू को गेन करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, इंडिया के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसको डबल कर दिया, इनकम टैक्स स्टार्ट कर दिया, लोगों से इनकम टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया, कस्टम ड्यूटी जो लोग बिजनेस करते थे उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए, गुड्स के जो सामान थे उनके प्राइस डबल्स कर दिए गए, और ज़बरदस्ती से हमारे देश के लोगों को इंडियन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ज़बरदस्ती से रिक्रूट किया जाने लग गया, और उसमें भी पेमेंट बहुत कम था। और उस समय जो क्रॉप फेलियर हुआ था, उस समय हमारी फसल भी बर्बाद हो गई थी। इसके वजह से एपिडेमिक महामारी फैल चुकी थी इंडिया के अंदर, और बहुत सारे लोग, लाखों लोग अपने जानें गंवानी पड़ी थी, और लोग उस समय मारे गए थे। तो ये सिचुएशन था फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, इंडिया का जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन था उस समय का ये कंडीशन था।
द वर्ल्ड वार, हाउ फुल आर इंडियंस दैट दे टेक पार्ट इन वार फॉर अस। अंग्रेज खुद बोलते हैं कि इंडियन इतने पुलिस थे कि हमारे लिए उन्होंने वार लड़ा था। और आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि महात्मा गांधी जी ने बहुत लोगों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती करवाया था। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1914। तो आपको पता है कि ये देखिए कितने लाखों लोग इस वार में शामिल हुए थे, लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। तो ये पता है कि 1914 में ये वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। गांधीयन सत्याग्रह, गांधी जी केम बैक टू इंडिया इन 1915। ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पावरफुल मेथड ऑफ स्ट्रगल कॉल्ड सत्याग्रह। अभी अगर सत्याग्रह के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज सत्याग्रह, तो आपको देखो सत्याग्रह का मीनिंग होता है सत्य के लिए आग्रह। मीन्स यू आर फाइटिंग फॉर योर राइट, यू आर फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, यू आर फाइटिंग फॉर योर डिग्निटी एंड यू आर फाइटिंग फॉर योर ओन थिंग्स। तो देखिए 1914 में वार स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। और उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ से 1915 में गांधी जी इंडिया में आ गए थे। और जो मेथड उन्होंने यूज किया था अपना, वहाँ पे भी क्या हुआ था, ब्लैक एंड वाइट के बीच में जो साउथ अफ्रीका में अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो उन्होंने सत्याग्रह वहाँ पे किया था। और वही सत्याग्रह की जो पॉलिसी है इंडिया में उन्होंने स्टार्ट किया था आफ्टर 1915। मीन गांधी जी, ये जो डेट्स है इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे और इंडिया में आए थे। सत्याग्रह, अब व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह को जानने के लिए सत्याग्रह है क्या, तो नाउ सत्याग्रह literally means holding on to truth or truth force. It was a non-violent struggle introduced by Gandhiji in the Indian national movement. It pursued the opponent to understand the truth in the cause was true, and if the fight was against injustice, then physical force was not necessary to fight oppressors. ऑपरेशंस मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, ऑपरेशर थे, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती से सारे काम करते थे, इसलिए ऑपरेशंस बोलते थे उनको। हंगर स्ट्राइक, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक हड़ताल एंड नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट और सम मेथड्स ऑफ सत्याग्रह। देखिए ये जो सत्याग्रह का मेथड था, मैंने यही बोला था स्टार्टिंग में आपको कि सत्याग्रह मतलब कि ट्रूथ के लिए फाइटिंग करना, अपने राइट्स के लिए फाइटिंग करना। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा के साथ करना, किसी के ऊपर जो भी ऑपरेशर हैं, जो भी जो अंग्रेज थे, जो हमारे विरोधी थे, फिजिकल टच नहीं करना, कोई फिजिकल फोर्स यूज नहीं करना है। इट मीन्स उनसे मार नहीं करना, उनसे झगड़ा नहीं करना, ना गोली चलाना, ना लाठियां चलाना, ये सब चीज़ें नहीं करना था। हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल करना था पीसफुली। और नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट, नॉन कोऑपरेशन मीन्स होता है गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना। मीन्स अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो उस जॉब को छोड़ना था, उनके काम को नहीं करना था। ये सब सारी चीज़ें सत्याग्रह के अंदर आती थी कि इस टाइप में सत्याग्रह किया जा सकता था। गांधी जी वेपन सत्याग्रह, जो गांधी जी के वेपन थे क्या थे उनके पास, देखिए ये जो गांधी जी हैं उनके पास ये लाठी थी। लाठी इसलिए नहीं थी कि वो उस लाठी से उनको मारना था लोगों को, लाठी इसलिए थी कि वो लाठी लेकर चलते थे। और ये थी इनके पास फोर्स, जो वेपन थे लोग थे, जो इतने क्राउड इकट्ठे हुए थे, इतने क्राउड इकट्ठे हुए थे, यही उनका वेपन था। ना उनके पास तलवार था, ना तीर धनुष था, ना ही गन थे, ना ही पिस्टल थे, ये सब चीज़ें नहीं थी उनके पास, बस जन सपोर्ट था। इट मीन क्राउड बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते थे उनके साथ, और इन लोगों के साथ ही रह के अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे। फर्स्ट थ्री सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी इन इंडिया। गांधी जी ने जो तीन सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट किया था, यही मूवमेंट गांधी जी को इंडिया में एक बहुत बड़ा हीरो के रूप में
स्थापित कर दिया। ये इन्होंने मतलब वहाँ गुजरात में किया, बिहार में किया, इसके अलावा पूरे देश का भ्रमण किए। ये गांधी जी, मैं आपको बता दूं, गांधी जी के जो गुरु जी थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर वो पूरे इंडिया का भ्रमण किए थे। और इंडिया का भ्रमण करने के बाद उन्होंने, क्योंकि 1915 में वो आए थे, और 1917 में 1916 में इनका पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। और इससे पहले वो पूरे देश का भ्रमण किए थे और पूरे देश कंट्री का सिचुएशन जानने की कोशिश की थी कि कहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जो चंपारण, पहला है चंपारण। चंपारण मूवमेंट, इट was a movement of workers in the indigo plantation of the Champaran district of Bihar. It was against the oppressive प्लांटेशन सिस्टम। देखिए, इंडिगो जो चंपारण में, बिहार में जो नील की खेती होती थी, इंडिगो मतलब नील, नील होता है, जो नील की खेती होती थी, वहाँ पे जो प्लांटेशन सिस्टम था वो बहुत ही ख़राब था। वहाँ पे ज़बरदस्ती से किसानों से नील की खेती कराई जाती थी। नील की खेती से क्या होता था, उनके खेत खराब हो जाते थे, उनको पैसे कम मिलते थे। इवन जो खाने की चीज़ें, राइस, चावल, दाल, इसकी खेती नहीं हो पाती थी। इस वजह से लोग दिन पे दिन गरीब होते जा रहे थे और वहाँ पे भूखमरी फैलती जा रही थी। इसके खिलाफ और गांधी जी ने वहाँ के किसानों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, और जिसमें वो जीत विजयी रहे थे। और ये जो प्लांटेशन सिस्टम था इसको बंद कर दिया गया था। इसके ऊपर रिव्यू हुआ था और दोबारा प्लांटेशन का दोबारा सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था। नेक्स्ट इनका था खेड़ा मूवमेंट। जो खेड़ा मूवमेंट है, खेड़ा कहाँ पे, गुजरात में। ये 1917 में हुआ था। क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक मेड द लाइफ ऑफ द फार्मर्स मिजरेबल इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, सो दे स्टार्टेड अ मूवमेंट अंडर गांधी जीज लीडरशिप विद द डिमांड फॉर अ रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू। देखिए, खेड़ा में कंडीशन ये था कि वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया, प्लेग प्लेग बीमारी पूरे खेड़ा में फैल चुकी थी। उसके बावजूद भी किसानों से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मांगा जा रहा था, और उस रेवेन्यू, उस पैसों को देने के लिए किसान तैयार नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे। इसके बावजूद भी ब्रिटिश जमींदारों के थ्रू ज़बरदस्ती लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। इसके खिलाफ गांधी जी ने भी किसानों के साथ मिलकर खेड़ा में एक सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, और यहाँ पे भी गांधी जी अपने मूवमेंट में कामयाब रहे, और वहाँ पे किसानों का जो लैंड रेवेन्यू था उसको अंग्रेजों को माफ़ करना पड़ा था। उसके बाद उनका जो थर्ड इम्पोर्टेंट मोमेंट था वो था मिल वर्कर मोमेंट। मिल वर्कर मोमेंट जो था ये हुआ था 1918 में। लो wages and poor working conditions forced the mill workers of the Ahmedabad to start a movement under Gandhi जी leadership in 1918। देखिए, मिल वर्कर जो मूवमेंट था इसके पीछे रीज़न क्या था। लो वेजेस मतलब मजदूरी, वेजेस मतलब होता है मजदूरी, कम मजदूरी दी जाती थी। और जो पुअर वर्किंग कंडीशन, और उनको बहुत बुरे कंडीशन में रख कर काम कराया जाता था। इवन कि जो भी फैक्ट्री है उसमें जो प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट पूरा मालिक रख लेते थे, उसमें भी उनका कोई शेयर नहीं था। 12 घंटा 14 घंटा काम करवाया जाता था, ओवर वर्क करवाया जाता था, लेकिन पैसे बहुत कम दिया जाता था। उनके कंडीशंस ख़राब थे। इवन कि वो इतना काम करने के बावजूद भी उनको इतने अमाउंट नहीं मिल पाते थे कि वो अपनी और अपने परिवार की जीविका चला सकें। तो इस वजह से वहाँ के जो मिल वर्कर्स थे गांधी जी को बुलाए, और गांधी जी मिल वर्करों के साथ मिलकर वहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। और उस आंदोलन के बाद वहाँ पे जो लेबर्स के डिमांड थे उनको पूरा की गई थी। तो ये जो 3 मोमेंट गांधी जी ने करा था, इस वजह से गांधी जी पूरे इंडिया में एक लीडर के रूप में और एक इंस्पिरेशन पर्सन के रूप में उभरे थे। और उसके बाद गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी है दिन पे दिन बढ़ती चली गई, और गांधी जी एक नए नए मोमेंट, नए नए आंदोलन स्टार्ट करना शुरू कर दिए थे। देखिए, 1918 तक हम देखिए, गांधी जी 1915 में आए
और वहाँ से नेशनलिज्म लोगों के अंदर पैदा हुआ, और उस नेशनलिज्म को पैदा करने का जो श्रेय है वो गांधी जी को जाता है, क्योंकि गांधी जी ने लोगों को पोलराइज किया, लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काया उनको और आंदोलन के लिए प्रेरित किया। 1918 के बाद जो 1919 है, ये घटना जो है भारत के इतिहास में, इवन वैश्विक इतिहास में बहुत बड़ी घटना थी, जो आज भी लोगों जब सुनते हैं तो जो हृदय है वो बहुत मतलब परेशान हो जाते हैं लोग, क्योंकि ये घटना बहुत भयानक तरह से घटी थी। रॉलेट एक्ट जो 1919 थी, ये एक्ट जो था इतना भयानक था कि लोगों के ऊपर बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी रूल रेगुलेशन से किसी भी लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता था। 2 साल तक उनको जेल में रखा जाता था, उन पर ट्रायल चलती थी, ये सब सारी चीज़ें थी। तो अभी हम रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। This act gave the government the power to imprison any person without any trial for a period of 2 years। ये जो एक्ट रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, इसके अनुसार गवर्नमेंट को पावर मिल गया था कि वो किसी भी पर्सन को बिना ही ट्रायल के जेल में डाल सकती थी, और वो भी कितने दिनों के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल का जो टाइम होता है एक बहुत लंबा टाइम होता है। 2 साल में लोगों के कैरियर खराब हो जाते हैं, तो ये 2 साल इसलिए रखा गया था कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स अपने आप को हीरो बनने की कोशिश करेगा उसको जेल में डाल देंगे, और 2 साल तक जेल में डालने के बाद उसकी कैरियर खत्म हो जाएगी। ऐसी पॉलिसी ब्रिटिशर्स की थी, जिस वजह से रॉलेट एक्ट 1919 इस्टेब्लिश किया था उन्होंने। एम ऑफ दिस एक्ट वाज टू डिस्ट्रॉय द नेशनल मूवमेंट बाय इम्प्राइजनिंग द नेशनल वर्कर्स। जो नेशन के लिए काम करने वाले लोग थे, जो हमारे देश के लिए काम करने वाले लोग थे, उनको बुरी तरह से, और नेशनल मूवमेंट को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करना ही इस रॉलेट एक्ट का मेन एम था। तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द एम ऑफ द रॉलेट एक्ट, यू कैन राइट इट, द एम ऑफ दिस एक्ट वाज टू डिस्ट्रॉय द नेशनल मूवमेंट बाय इम्पोजिंग द नेशनल वर्कर्स। इट वाज ए ब्लैक लॉ बिकॉज इट वाज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स। देखिए, इस कानून को हम काला कानून भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक लॉ। इसको काला कानून बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आदमी की एक बेसिक ह्यूमन राइट होती है, जो आदमी का एक अधिकार होता है, उसके बिल्कुल खिलाफ था। इस एक्ट में ना आदमी को कोई मूवमेंट करने का अधिकार था, ना अपनी बात रखने का अधिकार था। ये सब सारे अधिकार उन्होंने बंद कर दिया था, छीन लिया था, और कोई भी इस एक्ट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था। इस वजह से इसको हम काला कानून भी बोलते हैं। और ये काला कानून रॉलेट एक्ट था जो 1919 में इंडिया में लाया गया था। रॉलेट सत्याग्रह। अब ये जो रॉलेट सत्याग्रह है ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। देखिए, जो रॉलेट एक्ट था इतना डेंजरस कानून था कि कोई भी अगर थोड़ा सा भी अपोज करता था उसको सीधे जेल में डाल देते थे, और फिर वो 2 साल तक उसको कोई देख भी नहीं पाता था कि वो लीडर गया कहाँ। तो गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया। सत्याग्रह में हमने पहले ही बताया ना, इसमें न लाठी चलानी थी, न डंडे चलाने थे, न मार झगड़ा करने थे, न गोलियां चलानी थी, कुछ नहीं चलानी थी। बिल्कुल इनके कानून के खिलाफ भूख हड़ताल करने थे, नॉन कॉपरेशन करना था, और बैठना था, धरना देना था, ये सब सारी चीज़ें थी। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध ऐसे करना स्टार्ट किया, नॉन वायलेंट सत्याग्रह, जिसको बोलते हैं अहिंसा सत्याग्रह आंदोलन। और हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल ऑर्गेनाइज किया गया था। रैलीज कंडक्ट की गई थी। शॉप्स वर क्लोज्ड डाउन, सारे दुकान बंद हो गए थे। वर्कर्स कंडक्टेड स्ट्राइक, जितने काम करने वाले लोग थे जो अंग्रेज़ों के लिए ही काम करते थे, क्योंकि उस समय देखिए जो भी काम किया जाता था, चाहे वो वर्कर्स हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे वकील हों, चाहे लेबर हो, जो भी काम है सारे अंग्रेज़ों के लिए किया जाता था, क्योंकि उससे प्रॉफिट उन्हीं को होती थी, ब्रिटिशर्स को होती थी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम केम टू अ स्टैंड स्टिल। जो सब कुछ सारी चीज़ें सत्याग्रह में बंद कर दिया गया था इस कानून का विरोध करने के लिए। दिस प्रोटेस्ट लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। और यही प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट पहले दिल्ली में स्टार्ट हुआ, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे स्टार्ट होते होते ये पूरे इंडिया में ये प्रोटेस्ट फैल गया। और इसी प्रोटेस्ट करने के लिए, इसी कानून का विरोध करने के लिए जलियांवाले बाग में जो लोग इकट्ठा हुए थे उनको बुरी तरह से मारा गया था, जनरल डायर द्वारा मारा गया था। तो यही प्रोटेस्ट जलियांवाला बाग नरसंहार को जन्म दिया था।
जलियांवाला बाग हम पढ़ते हैं। अब जलियांवाला बाग जो है नरसंहार हुआ कैसे था। तो पहले तो आपको ये बता दें, जो जलियांवाला बाग है, ये जो जलियांवाला बाग है वो पंजाब में है, अमृतसर में है। अमृतसर में अगर कोई गोल्डन टेम्पल गया होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि जस्ट गोल्डन टेम्पल जाने से जस्ट 100 मीटर पहले ही लेफ्ट साइड में जलियांवाला बाग है। वहाँ पे अभी भी गोलियों के निशान हैं, आपको दिखाई देगा जगह जगह गोलियों के निशान हैं। तो ये हुआ कैसे, इसके बारे में पढ़ते हैं, कब हुआ। ऑन 13 अप्रैल, on 13 April 1919, this date is a very important, you should remember always in your mind. A public meeting was organized at Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against the arrest of national leaders. जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, जो राष्ट्र के नेता थे, जो जेल में बंद कर दिए गए थे, उनके पक्ष में और ब्रिटिशर्स के अपोज में ये प्रोटेस्ट किया गया था। मेनी विलेजर्स हु केम टू अटेंड अफेयर वर आल्सो प्रेजेंट इन द पार्क। और इस समय देखिए बैसाखी, वहाँ पे बैसाखी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है पंजाब में। तो कुछ विलेजर्स ऐसे ही थे जो प्रोटेस्ट में नहीं आए थे, बल्कि वो बैसाखी मेले में आए थे। उनको ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस तरह से वहाँ पे कुछ तो प्रोटेस्ट वाले लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये पता ही नहीं था। इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे बैसाखी के मेले की वजह से भी। और हुआ क्या, जनरल डायर रीच द मीटिंग प्लेस अलॉन्ग विद द ब्रिटिश ट्रूप्स। और जनरल डायर वहाँ पे अपने ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ, अपने ब्रिटिश सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग के स्थान पे पहुँच गया। ही ऑर्डर टू द ट्रूप्स टू फायर। द फायरिंग लास्टेड फॉर नियरली 10 मिनट्स। और वो अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया फायर का। और ट्रूप्स को ऑर्डर देने से पहले उसके जितने भी एग्जिट डोर थे, मीन्स जो भी गेट्स बाहर निकलने के थे, सारे गेट को उन्होंने बंद कर दिया। और उसके बाद उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाने की ऑर्डर दी। और 10 मिनट तक कंटिन्यू गोलियां चला। और आपको मैं बता दूं कि अगर 1 मिनट तक कंटिन्यू गोली चलती है तो 1 मिनट के अंदर कम से कम 100 बुलेट्स एक गन से निकलते हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि 10 मिनट्स तक कंटिन्यू ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां चलाई थी। तो कितनी गोलियां फायर की होगी, कितने लोग मरे होंगे। तो और वहाँ पे बूढ़े, बच्चे, औरत सभी लोग थे और सबके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। मोर देन थाउजेंड्स पीपल वर किल्ड एंड मेनी वर वॉन्डेड। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड जलियांवाला बाग। और यहाँ पे हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हुए थे। और इसी को हम जलियांवाला बाग मैसेक्रे बोलते हैं, जलियांवाला नरसंहार कांड बोलते हैं। जिसको बाद में जनरल डायर, जिसके वजह से जनरल डायर के ऊपर बाद में केस किया गया, उसके ऊपर ट्रायल चला, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको बरी कर दिया। और ये कहा गया कि वहाँ का जो लोग थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने शुरू कर दिए थे। और सबके अंदर डर पैदा करने के लिए ये काम किया गया था, जो उचित था। ठीक है। अभी देखिए जो जलियांवाला बाग का ब्लड बाथ है, जो खूनी नरसंहार है, ये देखिए कैसे यहाँ पे लोग, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, और कैसे मारे जा रहे हैं। यहाँ पे लोग देखिए गिरे हुए हैं। और मतलब ये, और यहाँ पे देखिए कैसी ये आपको पिक्चर और देखने के बाद आपको इतना दुख फील होगा आपके अंदर। और जो अंग्रेज थे उनकी क्रूरता का आभास हो जाएगा, कितने क्रूर थे लोग। और कैसे हमारे देश को आज़ाद करने के लिए हजारों और लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ। और तब जाके हम 1947 में आज़ाद हुए। और हम आज जाके 15 अगस्त मनाते हैं और तिरंगे को फहराते हैं। और इस तिरंगे को फहराने के लिए ये देखिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। खिलाफत मोमेंट, इट वाज मोमेंट। अभी देखिए जो खिलाफत मोमेंट है, इससे पहले गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन चलाए थे 1920 में, तो वो भी याद रख लीजिएगा। 1920 के जस्ट बाद में 1920 जो आंदोलन था वो 1922 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया,
जिसके वजह से गांधी जी ने बोला कि ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन अहिंसा के आधार पे किया गया था, लेकिन अब ये आंदोलन हिंसक हो चुका है, इसीलिए अब मैं इस आंदोलन को टर्मिनेट करता हूँ, बंद करता हूँ। अब ये जो खिलाफत मोमेंट था, ये खिलाफत मोमेंट हिस्ट्री में इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि खिलाफत मोमेंट ही ऐसा एक मोमेंट था जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ होके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए थे। और एक गांधी जी को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि खिलाफत मोमेंट को सपोर्ट करें, सो दैट मुस्लिम और हिंदू दोनों मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ें, क्योंकि उस समय जो मुस्लिम है एक बहुत ज़्यादा संख्या में लोग थे। तो ये खिलाफत मोमेंट क्या है, क्या उसके बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ खिलाफत मोमेंट? इट वाज अ मोमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिसको अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। ये जो मोमेंट था, इस मोमेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे अली ब्रदर्स, जो मोहम्मद अली एंड शौकत अली के नाम से जाने जाते हैं। द एम ऑफ दिस मोमेंट वाज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की, जिसको टर्की भी बोलते हैं और तुर्की भी बोलते हैं, बाय ब्रिटेन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, देखिए इसकी कहानी ऐसी है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें तुर्क जो टर्की है वो हार गया था, और जो टर्की का साम्राज्य था ओटोमन, वो उसको मानते थे मुस्लिम धर्म का खलीफा, और मुस्लिम धर्म को खलीफा को ये अल्लाह का जो रिप्रेजेंटेटिव बोलते थे मुस्लिम लोग, उसको उन्होंने हटा दिया था और उनको सम्राट से बेदखल कर दिया था, और टर्की सम्राट को उन्होंने टर्की साम्राज्य को बर्बाद कर दिया था अंग्रेजों ने। उसके खिलाफ ही लड़ाई थी, मुस्लिम ने इकट्ठा हुए थे, जिसको खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं, और इसमें गांधी जी ने सपोर्ट किया था। इसमें था क्या, टर्की सुल्तान हैड द टाइटल ऑफ खलीफा, द मुस्लिम कंसिडर्ड हिम एज देयर स्पिरिचुअल लीडर, सो मेनी मुस्लिम ज्वाइन दिस मूवमेंट। और वहाँ का जो सम्राट था, जो सुल्तान था, उसको खलीफा बोला जाता था, और वो खलीफा स्पिरिचुअल लीडर मुस्लिम का माना जाता था, इसीलिए बहुत सारे मुस्लिम इस मोमेंट में एक साथ इकट्ठा हुए थे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़ा हुए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अभी देखिए ये जो खिलाफत मूवमेंट था वो 1921 में हुआ। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो भी 1920 से 1922 के बीच में चला था, तो ये दोनों का टाइम सेम था। तो इसलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों मूवमेंट एक दूसरे से ओवरलैप थे, जिसके वजह से हिंदू और मुस्लिम एक साथ इकट्ठा होके ये मूवमेंट किए थे, आंदोलन चलाए थे। नॉन कोऑपरेशन वाज लॉन्च्ड अंडर गांधी जी लीडरशिप इन 1920। इट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू कि ये नॉन कोऑपरेशन जो था गांधी जी ने लॉन्च किया था। इट एम्ड एट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू पंजाब एंड टर्की एंड टू अटेन स्वराज। ये जो इसका एम था, उसका एम ये था कि जो रोलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, टर्की में जो खलीफा के साम्राज्य को बर्बाद कर दिया था, ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये स्टार्ट किया था गांधी जी ने। सो दैट इसमें क्या हुआ था कि जिसके अंदर से मुस्लिम एक साथ हो जाएं, हिंदू एक साथ हो जाएं, सिख हो जाएं, और सारे धर्म के लोग, सारे रिलीजन को एक साथ मिलकर और ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट करें। एजुकेटेड मिडिल क्लास लेड द मूवमेंट इन टाउन्स। जो टाउन्स था वहाँ पे एजुकेटेड मिडिल क्लास ने मूवमेंट स्टार्ट करा। एंड इन सिटीज़, सिटी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन गुड्स वर बाइकाटेड। Peasant organized movement against talukdars and landlords in villages under the leadership of Baba Ramchandra. Tribal people started struggle in Gooden Hills of Andhra Pradesh under the leadership of Aluru Sitaram Raju, and workers in the plantation of Assam started a struggle to get right to free movement. चौरी चौरा इंसिडेंट फोर्स गांधी जी टू कॉल ऑफ द मोमेंट। अभी देखिए ये जो मोमेंट है, इस शॉर्टकट में ही सारी बातें इसमें लिखी हुई है कि ये मोमेंट का एम क्या था। और ये मोमेंट जैसे टाउन में हुआ, टाउन में वहाँ के जो मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया। सिटी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर दिया गया। लॉ कोर्ट, जो लॉ में वकील काम, जो कोर्ट्स में वकील काम करते थे, उन्होंने अपने काम बंद कर दिए। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, उनके सामानों का बहिष्कार कर दिया गया। जो पीजेंट थे, जो किसान थे, वो
तालुकदार और लैंडलॉर्ड का विरोध किए, क्योंकि जो तालुकदार और लैंडलॉर्ड थे वो भी अंग्रेजों के प्रतिनिधि बन गए थे। वो लोग भी पैसे कमाने शुरू इनसे करते थे और इनका शोषण करते थे। ट्राइबल पीपल और जो ट्राइबल्स थे, जो जनजाति लोग थे, उन्होंने भी इकट्ठा होके सीताराम राजू, एक अलूरी सीताराम राजू एक लीडर थे, उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट कर दी थी। ये सब सारी चीज़ें काफ़ी, और नॉर्थ ईस्ट में भी लोगों ने स्टार्ट कर दी। तो ये जो है वो पंजाब से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक और आंध्र प्रदेश तक, मतलब चारों तरफ इंडिया में मूवमेंट फैल चुका था। बट जो 1920 में चौरी चौरा कांड हुआ, इसके वजह से गांधी जी को वो मूवमेंट बंद करना पड़ा था। और एक गांधी जी द्वारा इस मूवमेंट को बंद करना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जिसके बाद जो बड़े बड़े लीडर थे उनको दोबारा जेल में डाल दिया गया। और पूरे मूवमेंट बंद होने के बाद अंग्रेज़ों को फिर से वो टाइम मिल गया कि उन्होंने अपने रूल्स और रेगुलेशन को कायम रखा और 1947 तक यहाँ रहे। अगर ये मूवमेंट सक्सेस हो गया होता तो हमारा जो कंट्री है, हो सकता है 1923, 24, 25 मीन्स 1930 से पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वार के जस्ट बाद ही आज़ाद हो गया होता, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही आज़ाद हो गया होता। बट इस मोमेंट को कॉल्ड ऑफ कैंसिल करने की वजह से हमारा देश सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ 1945 में, और उसके 2 साल के बाद आज़ाद हुआ था। डिफरिंग द स्टैंड विद इन द नॉन कोऑपरेशन, जो नॉन कोऑपरेशन में उसमें असफल होने के बहुत सारे रीज़न थे। उस रीज़न को हम पढ़ते हैं, क्या क्या रीज़न था। मोमेंट इन टाउन्स, और देखिए जो लिखा है कि डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द नॉन कोऑपरेशन, जो नॉन कोऑपरेशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जो हमारा टारगेट था, उसमें भी बहुत सारे मतभेद थे। किसी कोई ये आंदोलन में पार्टिसिपेट किया तो सबके अपने अपने एक लक्ष्य थे, अपने अपने उनके उसमें विचार थे कि हमें किस लिए लड़ रहे हैं। अगर किसान लड़ रहे थे तो जमींदारों के खिलाफ अपने ज़मीन के लिए लड़ रहे थे। जो वर्कर लड़ रहे थे वो पैसे के लिए कि हमें पैसे सही मिलना चाहिए। जो मतलब हर जगह किसी के अंदर ये भावना नहीं थी कि हमारे देश को आज़ाद करना। सब अपने अपने फ़ायदे के लिए इस कोऑपरेशन, जो नॉन कोऑपरेशन था, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसके वजह से ये सक्सेस नहीं हो पाया। इसको हम पढ़ लेते हैं कि क्या रीज़न क्या है। एजुकेटेड मिडिल क्लास लेड द मोमेंट इन द टाउन एंड सिटीज़। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लॉ कोर्ट्स एंड द council were boycotted. Foreign clothes and other goods were burned in bonfire. People began to use khadi clothes. Government servants resigned their jobs. Liquor shops were closed. ये सब सारी चीज़ें हुई, अलग अलग जगह पे अलग अलग ये सब सारी चीज़ें हुई, ठीक है। बट हमको कोई फ़ायदा लास्टली इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि जो आपने देखा कि लोगों ने कपड़े का बायकॉट किया, कपड़े का बायकॉट किया तो अब कपड़े का बायकॉट तो कर दिया, लेकिन पहनेंगे क्या। खादी क्लोथ्स का इम्प्लीमेंट हुआ, बट खादी क्लोथ बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, और वो खादी क्लोथ कॉस्टली था तो कॉस्टली खादी को गरीब लोग पहनेंगे कैसे। गरीब लोगों को खाने के लिए तो पैसे नहीं थे, खादी क्लोथ कहाँ से पहनेंगे। इस वजह से जो कपड़े का विरोध करना शुरू हुआ था वो बहुत जल्दी ही बंद हो गया। द पुअर वर नॉट एबल टू बाय देम। Indian boycotted British institutions like law court and educational institution, but alternative institution did not come up, so people had to stop boycott. अभी जो इंडियन थे उन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का विरोध किया, कोर्ट में जाना बंद कर दिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद कर दिए, पढ़ाई लिखाई जो करते थे वो सब बंद कर दिया। बट इसका अल्टरनेटिव कोई चीज़ और नहीं था। फॉर एग्जांपल कि एक ब्रिटिश लेड स्कूल चल रहा है, उसका विरोध करके बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, बट उसके जगह पे कोई दूसरा ऐसा स्कूल नहीं खोला गया था कि वहाँ पे जाके बच्चे पढ़ सकें। इस वजह से ये जो बाइकआउट था, ये बाइकआउट भी बहुत जल्दी ही बंद हो गया, ठीक है। पीजेंट्स मोमेंट, जो पीजेंट मोमेंट गांव में चला था वो क्या था, इन अवध पीजेंट। देखिए ये जो पीजेंट मोमेंट है, इसके बाद से मैं अगले सेशन में पढ़ाऊँगा, लेकिन इससे पहले जो भी चीज़ें पढ़ाई हुई है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।